हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। सो हमारे इवनिंग स्नैक्स पीवाईक्यू सीरीज़ में हम आज की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज़ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। सबसे पहले देखिए वर्ड क्या बता रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये एक तरीके का स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा, वो स्मॉल अमाउंट का होगा। स्मॉल अमाउंट का होगा तो वो कौन लेंगे, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स लेंगे। ये हमने बनाया है वर्ड से एसोसिएशन। फाइन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। यस राइट, वर्ड्स के साथ एसोसिएशन बन रहा है। यस, इट इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड इट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट। Okay, now but the second statement is saying to supply credit to small and marginal farmers. Yes, because it is a small finance bank, so the amount would be small. The amount that could be provided to small business units or to small and marginal farmers. So these both statements are right. Fine, 1 and 2 is right. 1 and 2 is right, so these two statements are eliminated. We are left with two options, option A and option D. Now find out the third statement, to encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनका मेन पर्पज़ है कि आप हमारे पास आइए, स्मॉल अमाउंट के फाइनेंस ले जाइए। अब आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे वो हम नहीं देखने वाले हैं, इसीलिए हमारा मेन फोकस नहीं है कि हम स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। सो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो हो जाता है रॉन्ग। आवर राइट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं। यस, इज आंसर इज 1 and 2। इट्स सेइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकरेज स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो वो पर्पज़ के लिए ये हमने बनाए हैं। अब मैं बता दूं हम सीसेट का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। आदित्य चौधरी सर जो हैं वो इस कोर्स सीसेट के आपको पढ़ाने वाले हैं। इनको 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। डेमो क्लास अगर आपको लेना है तो आप जो है यहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। It is saying who among the following can join the national pension system. Fine, it's a pension system, it is at national level. ठीक है, so it is saying first option resident Indian citizens only. अब रेजिडेंट जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो तो सब होंगे। मान लीजिए एक महीने का बच्चा है, एक साल का बच्चा है, 10 ईयर का चाइल्ड है, तो वो भी इंडियन सिटीजन है ना। अब अगर वो उनका बर्थ इंडिया में ही हुआ है तो वो रेजिडेंट भी हैं। तो हर रेजिडेंट इंडियन सिटीजन को हम कवर कर लेंगे क्या इस पेंशन स्कीम में। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम होने के साथ साथ ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि हमें नहीं पता नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली। वो पर्सन ऑफ एज को हम कवर कर रहे हैं जो कि कितना 21 to 55 की एज ग्रुप में कवर होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया हमें नहीं पता एज ग्रुप कितना है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर the date of notification by the respective state government। जो नेशनल पेंशन सिस्टम था ये नेशनल लेवल पर लेकर आए थे। ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन दिया है उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। अब मैं आपको बता दूं एक ट्रिक, वो ये कि अगर आप नंबर्स के साथ श्योर हो तब आपको नंबर्स वाले या डेट वाले ऑप्शंस को टिक करना चाहिए, वरना
सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होने के चांसेस यही होते हैं। जो एग्जामिनर है वो आंसर ऐसे ही सेट करता है कि नंबर जो है वो गलत हो। सो इस ट्रिक के बेसिस पर कि मोस्टली जो नंबर्स होते हैं वो गलत होते हैं। अगर हम 100% श्योर हैं तो ठीक है, अगर नहीं श्योर है तो वो मोस्टली गलत ही होता है। सो वी लेफ्ट विद द ऑप्शन सी एंड दिस इज सेइंग ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। सो हम बचते हैं ऑप्शन सी के साथ एंड सी इज द राइट ऑप्शन। सो नेशनल पेंशन स्कीम इट वाज फॉर न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट्स के लिए था, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस को हमने इंक्लूड नहीं किया था और ये 1/1/2004 से था। सो इसीलिए डी हो जाता है रॉन्ग। अब कोई भी इंडियन बिटवीन 18 to 55 वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए बी हो जाता है रॉन्ग। एंड एनआरआईज जो हैं वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, वो तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैसे भी एक्सट्रीम था तो इसीलिए ये हो जाता है राइट ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं कि हम प्रीलिम का 2022 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि 90 डेज 300 आवर्स के लिए होगा, जिसमें हम कॉम्प्रीहेंसिवली जीएस को कवर करेंगे, जिसमें हम आपको सीसेट क्लासेस देंगे, करंट अफेयर करवाया जाएगा, टू द पॉइंट क्रिस्प नोट दिए जाएंगे, पर्सनल मेंटोरशिप होगा और ये सब कुछ क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ 90 डेज में ख़त्म करवा दिया जाएगा सो दैट कि आप अपने प्रीलिम की प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंट रहे। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टैक्स रेवेन्यू। अभी देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आया था, डिकेड बोला है तो 2017 से 10 ईयर बिफोर, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दे आर सेइंग कि टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी। अब हमें यहाँ देखना है क्या, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। Tax revenue as a percent of GDP of India, it has steadily increased in the last decade. Steadily वर्ड का मतलब क्या है? Steadily वर्ड बोल रहा है कि बस वो increase होता जा रहा है। Second statement is saying fiscal deficit as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. ये हमारे पास आ जाती है दो स्टेटमेंट। अब इकोनॉमिक सर्वे 1617 उसके अकॉर्डिंग का ये डेटा है। मान लीजिए हमें डेटा नहीं पता, ठीक है। अब हमें ये तो पता है 2008 में क्या हुआ था, वही ले लीजिए। सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, क्या था, रिसेशन था। रिसेशन था तो इनकम का सोर्स नहीं था। जब इनकम का सोर्स नहीं था तो उस केस में हमारे पास क्या है, रेवेन्यू भी नहीं होगा। क्यों? इनकम कम है तो टैक्स का रेवेन्यू भी कम होगा। जब टैक्स का रेवेन्यू कम होगा तो एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी वो भी कम होगा, ठीक है। अभी मैं आपको करवा रही हूँ लॉजिक के थ्रू। वैसे ये डेटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था, तो हमारे लिए यहाँ से क्या इनपुट निकल के आता है कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से हमें उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, तो इस लिहाज से ये हो जाता है गलत। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। इज इट पॉसिबल कि फिस्कल डेफिसिट बस आपका इंक्रीज ही होता जा रहा है, पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा है? मिनिमल चांस। अभी हम लॉजिक के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, जब अगर आप इंटरनलाइज कर लेते हो ना एलिमिनेशन टेक्निक्स को, तो आप जो है आराम से कर पाते हो क्वेश्चंस को। सो आंसर हो जाता है डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो लेट्स चेक द आंसर, इट्स डी, नाइदर 1 नॉर 2। ये है इकोनॉमिक सर्वे 1617 का, जिसमें कि ग्राफ के थ्रू जो है उन्होंने ये डाला हुआ था, वहीं से ये क्वेश्चन जो है बन के आया था। तो इकोनॉमिक सर्वे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। सो इसमें ट्रेंड देखिए, इंक्रीज हुआ है। ये क्या है, ग्रोस टैक्स टू जीडीपी। ग्रोस टैक्स टू जीडीपी ये इंक्रीज हुआ है, ये रिड्यूस हो गया।
फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से ये जो है, अब ये क्या सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा है? नहीं। क्या सिर्फ डिक्रीज हो रहा है? नहीं। ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी, एक बार डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, ऐसे फ्लक्चुएशन। जब फ्लक्चुएशन आ रही है तो हम वी कैन नॉट यूज इट इज स्टेडिली इंक्रीज और स्टेडिली डिक्रीजिंग, हम वो यूज नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर क्या था? नाइदर 1 नॉर 2। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? इट इज सेइंग it will replace the multiple taxes collected by multiple authorities. Yes, it will replace. Why? Because 17 indirect taxes जो थे वो जीएसटी के अंडर उनको इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। अभी मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक में क्या बताया था? ये कि इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स अगर आएंगे तो आपको केयरफुल रहना है। 99% वो गलत होते हैं। सो सेकंड ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी। दैट मीन्स ये भी क्या है? एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सो वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए, वन ओनली। जीएसटी में क्या किया गया था? ये 1 जुलाई 2017 से इन्फोर्स हुआ था। इसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया था। जो जैसे कि स्टेट जो है वैट टैक्सेस लगाता था, सेंटर जो कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, तो उनको सबस्यूम करके एक सिंगल वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जो है वो लेकर आए थे, वो था जीएसटी। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। हमारा आंसर हो जाता है ए, वन ओनली। सो राइट ऑप्शन इज ए, वन ओनली। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारा जीएस फाउंडेशन का कोर्स आ रहा है जिसमें कि गारंटीड प्रीलिम्स दिया जाएगा, अश्योर्ड मेंस होगा, एनसीईआरटी क्लासेस दी जाएंगी, आपको वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें स्टडी मटेरियल, डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक प्री और मेंस इंटीग्रेटेड एक पैकेज दिया जाएगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। सो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। Next, last question for the day is with reference to the prohibition of बेनामी property transaction. बेनामी means जिनका नेम जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है, नेम डिसाइडेड नहीं है। So consider the following statement. The first statement is saying a property transaction is not treated as a बेनामी transaction if the owner of the property is not aware of the transaction. It is second statement is saying properties held बेनामी are liable for confiscation by the government. अब मुझे बताइए बेनामी क्या है? बेनामी इज अ नेगेटिव वर्ड। अब बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज बेनामी प्रॉपर्टी, सो गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए बी जो स्टेटमेंट है वो एसोसिएट हो रहा है? जब हो रहा है तो दैट मीन्स बी जो है वो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। इसका मतलब हमने एलिमिनेट कर दिया ए को और सी को। सो 1 तो नहीं होगा। अब थर्ड जो है, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग द एक्ट प्रोवाइड 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपेलेट मैकेनिज्म। अब मुझे बताइए एक्ट है, एक्ट के पास पार होंगी सिविल कोर्ट वाली। अब एक्ट किसी ट्राइब्यूनल को पार प्रोवाइड करवाएगा। जब वो ये करवाएगा तो इसका मतलब ये है कि अपेलेट मैकेनिज्म तो होगा ही। ये तो जनरल सी स्टेटमेंट है कि कहीं भी हमें किसी भी एक्ट के अंडर लीगल बैकिंग देनी है तो हमें वो बैकिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है वो हो जाता है रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी और नेसेसरी कि अपेलेट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो वी लेफ्ट विद द ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। सो ये हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक द आंसर, इट्स बी 2 ओनली, दैट इज एक्ट प्रोवाइड एज एन appellate tribunal. इट्स जनरल स्टेटमेंट और ये होगा ही। सो
थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।